गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड फ्रॉम पॉपुलेशन टू सैंपल्स। व्हाई वी रिक्वायर सैंपल्स? एनीबॉडी? व्हाई वी नीड सैंपल्स? हम पॉपुलेशन को लेके हम क्यों नहीं कर सकते हैं स्टडी? व्हाई वी रिक्वायर सैंपल्स? एनीबॉडी? कुछ आइडिया? यस, बोलो कुछ, जो भी है वो, कुछ अगर माइंड में बोलो। क्या एनी आइडिया अबाउट दिस? रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है, टाइम टेबल, अगर हम एंटायर पॉपुलेशन को लेंगे, कोई भी छोटी पॉपुलेशन को, फाइनेंशियल, मैन पावर, सारे फैक्टर, इसलिए वी टेक द सैंपल और उस सैंपल पर जो भी रिजल्ट आता है हम ये मानते हैं कि एंटायर पॉपुलेशन पर applicable है। इसलिए वी टेक द सैंपल। Study population. Study population is the population to which the result of the study will be inferred. Study population क्या होगी? इसमें अगर हम कोई टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू टेक एनी कोई टॉपिक हम लेते हैं कोई रिसर्च के लिए, तो उसमें स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी? ये अभी हम टॉपिक ले रहे हैं रिसर्च के लिए, बहुत से बच्चों के हम टॉपिक ले रहे हैं, वो हमारा स्टडी पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर पेशेंट ले रहे हैं, ब्लड कैंसर की स्टडी पॉपुलेशन क्या होगा? ब्लड कैंसर के जो जितने पेशेंट होंगे वो हमारा स्टडी पॉपुलेशन होगा। ठीक, डिपेंड करता है टॉपिक है उसके हिसाब से वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन होगा। तो वो हम ब्लड कैंसर पर कर रहे हैं तो हम हार्ट के पेशेंट को नहीं ले जाते हैं, रिजल्ट मेरा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक करेगा। तो इसलिए स्टडी पॉपुलेशन क्या है कि जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड जो भी होगी उससे, सपोज हार्ट कैंसर है, सॉरी हार्ट डिजीज है तो हार्ट डिजीज के पेशेंट होंगे हमारा स्टडी पॉपुलेशन। अगर ब्लड कैंसर के तो स्टडी पॉपुलेशन हमारे ब्लड कैंसर के होंगे। स्टडी पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन। सपोज हाउ मेनी इंजेक्शन डू पीपुल रिसीव ईच ईयर इन इंडिया, तो ये क्या होगा हमारा स्टडी पॉपुलेशन इसमें? हाउ मेनी इंजेक्शन डू पीपुल रिसीव ईच ईयर इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा पॉपुलेशन का? स्टडी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी नीडल स्टिक टू हेल्थ केयर वर्कर एक्सपीरियंस ईच ईयर इन इंडिया, इसका क्या होगा आंसर? हेल्थ केयर वर्कर्स। गुड। हाउ मेनी हॉस्पिटल हैव ए नीडल स्टिक प्रिवेंटिंग पॉलिसी इन इंडिया, इसमें स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आया स्टडी पॉपुलेशन का? और क्या चीज हो? सैंपल नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म। कोई भी हम स्टडी करते हैं उसके लिए हमारे पास तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस, हम अर्बन पे कर रहे हैं स्टडी या रूरल पे कर रहे हैं, या दोनों पॉपुलेशन को लेके कर रहे हैं, या अर्बन पॉपुलेशन है या रूरल पॉपुलेशन है, तो वो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड, पर्सन, एज, सेक्स, डेमोग्राफिक और कैरेक्टरिस्टिक। Introduction to sampling. Sampling is the techniques of choosing observation to offer an adequate description and inference of the population. Sampling is used when study is massive share of people, item in a unit. Sample must truly represent the entire universe for accurate result. Sample must truly represent the entire universe for accurate result. Whatever result हमारा जो भी सैम्पलिंग हम लेते हैं, वॉट एवर रिजल्ट जो भी आता है वो पूरे इंटायर यूनिवर्स पर अप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा 500 लोगों के तो सैम्पलिंग पर कोई चीज स्टडी की, तो ऐसा नहीं है खाली 500 लोगों पर ही वो रिजल्ट अप्लीकेबल है। दैट रिजल्ट विल बी अप्लीकेबल फॉर इंटायर यूनिवर्स।
ये भी नहीं कि खाली इंडिया में करें तो इंडिया के लोग होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज देखते हो, उसका रिव्यू देखते हो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? ऑन व्हाट बेसिस? इंटायर पॉपुलेशन को सर्वे करते हैं क्या? वो नहीं करते। वो कुछ लोगों के ऊपर सर्वे करते हैं, उनके व्यूज लेते हैं आपसे, और आपका जो भी व्यूज होगा वो इंटायर पॉपुलेशन पर अप्लीकेबल माना जाता है। ये मूवी अगर 4.5 है तो सबको पसंद आने वाली है। अगर 3 है, हो सकता है कि जिनका पॉपुलेशन इनका सर्वे लिया है उसका उसमें बहुत सारे फाइल्स भी हों, ऐसे लोग हो जिनको मूवीज पसंद ना आती हो या स्टार पसंद ना हो, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट रिजल्ट इंटायर पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल माना जाता है। The size of the sample should be sufficient. कोई भी हम स्टडी करते हैं रिसर्च, उसके लिए साइज ऑफ द सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि हम 10 लोगों पर या 15 लोगों पर रिसर्च कर लिया और उसका जो भी रिजल्ट आया वो एप्लीकेबल मान लेंगे। आपको फाइंडिंग्स मिलेगी 10 या 15 लोगों पर अगर आप रिसर्च करोगे तो। सपोज कोई नई ड्रग आप लेके आते हो कोई डिजीज के लिए, आपके पास 20 लोग ही है सैंपल्स में, आपको रिजल्ट उसमें अच्छा मिलेगा? वही आप 100 लोगों को ड्रग्स देते हो, वही सेम ड्रग्स, तो आपको किसमें बेटर फाइंडिंग्स मिलेगी? जिसमें 20 लोगों को दिया उससे ज़्यादा बेटर फाइंडिंग मिलेगी आपको देखने है, जिसको 100 लोगों को दिया है वही ड्रग, उस पर फाइंडिंग ज़्यादा बेटर मिलेगी आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैंपल साइज बहुत स्मॉल हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सैंपल साइज बहुत लार्ज हो। बहुत लार्ज होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशंस में, उसका फॉलोअप करने में, टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर्स हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज विल टेक द सैंपल, सफिशिएंट होना चाहिए कि रिजल्ट परफेक्ट आए। Homogeneity is necessary when no significant differences within the nature of the unit. Homogeneity का मतलब क्या है यहाँ पर आ रहा है? जो भी हम पॉपुलेशन ले रहे हैं वो होमोजेनिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि सपोज आप ब्लड कैंसर के पेशेंट ले रहे हो तो ब्लड कैंसर के ही पेशेंट हो। हेटेरोजेनिटी का क्या मतलब हो जाएगा? ब्लड कैंसर भी हो गया, हार्ट के डिजीज के भी हो गया, और भी कोई डिजीज के हो गया, हेटेरोजेनिटी हो गया। तो कभी भी कोई भी पॉपुलेशन आप लेते हो, अगर हेटेरोजेनिटी भी है तो उसको हम पहले होमोजेनिटी में कन्वर्ट करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, देन उसके बाद हम उसमें भी सैंपल्स निकाल के रिसर्च करते हैं। क्लियर? सैंपल डिजाइन प्रोसेस, डिफाइन पॉपुलेशन, फर्स्ट है डिटरमाइन सैंपल फ्रेम, डिटरमाइन सैंपल प्रोसीजर, एग्जीक्यूट सैंपल सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन में क्या आता है आप लोग पढ़ चुके हो, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये सैम्पलिंग डिजाइन हो जाती है कि हम कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं, इसको हम स्टडी डिजाइन भी बोलते हैं। डिटरमाइंड एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। नाउ वी हैव, जब हम सैम्पलिंग मेथड जाते हैं, नाउ देयर इज 2 मेथड्स है, वन इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग मेथड को वी आर गोइंग टू डिवाइड, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है एवरीबडी इज हैविंग ए इक्वल चांस। ऐसा इस हॉल में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सैंपल्स में सेलेक्ट होने के लिए, एवरीबडी के पास, हर एक के पास इक्वल चांस। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हम किसी को भी ले सकते हैं, बायस है, मतलब हो सकता है कि मैं किसी के प्रति बायस हूँ कि उसको अपने ग्रुप में उसको ही लेना है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? प्रोबेबिलिटी मेथड में फर्स्ट मेथड आता है सैम्पलिंग मेथड का, सिंपल रैंडम मेथड। ये मेथड सारे जितने भी और मेथड्स हैं उसमें भी ये मेथड यूज किया जाता है। यूजुअल तो है ही, लेकिन और मेथड में भी ये मेथड फाइनली इस मेथड के बेसिस पर ही है सैम्पल विड्रॉ। Sampling, simple random sampling is the most common and effective method with every unit having an equal chance of selection. Simple random sampling unit is small,
homogeneous and readily available for the population. Complete population listing is required to construct the sampling frame for random selection. सिंपल रैंडम मेथड में ये है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी हो, हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए. सिंपल रैंडम मेथड के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए. सपोज ये 250 स्टूडेंट की क्लास है तो 250 स्टूडेंट होने चाहिए. दूसरा उनके सबके रोल नंबर, सपोज सिंपल रैंडम मेथड से हमको करना है तो सबके रोल नंबर मैंने एक एक हर एक शीट पर 250 शीट बनाई रोल नंबर के हिसाब से. आपने लॉटरी सिस्टम होगा ना, एक बॉक्स में सारी शीट डाल दी और 1 बाई अगर सपोज हमको 20 सैंपल्स चाहिए, फर्स्ट शीट निकाली, वॉट एवर जो भी नंबर है वो हमारा एक सैंपल हो गया. तो कितने रह गए 250 में से 249 रह गए. अब अगेन एक शीट निकाली, 248 हो गए, 2 सैंपल्स हो गए. इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मैथड. दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट मैथड. इसलिए अगर 20 सैंपल निकाले, 20 सैंपल्स निकाल दिए 250 में से, शीट कितनी रह गई फाइनली 230. दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट. और विद रिप्लेसमेंट क्या हो जाता है कि शीट निकाली, नंबर 1 आई, सपोज कोई नंबर 10 आया, आपने नोट कर लिया, वापस वो शीट आपने बॉक्स में डाल दिया. इसमें क्या हुआ, अगेन आपके पास 250 सैंपल्स हो गए, पॉपुलेशन 250 हो गई. फिर अगेन हमने शीट निकाली. हो सकता है माइट भी सेम शीट आए सैंपलिंग के लिए और माइट भी. तो इसमें क्या ड्रॉबैक आएगा, अगर हम सपोज सेम रोल नंबर अगर 2 या 3 बार होता है तो आप रिजल्ट हमारा उतना परफेक्ट नहीं होगा. ये ना लिखी अगर 2 बार आ रहा है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं मिसलीड करेगा. तो इसलिए बेटर रहता है विदाउट रिप्लेसमेंट. दैट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड. कंप्यूटर इसमें 3 है. रैंडम नंबर टेबल आजकल कंप्यूटर से क्या होता है, कोई भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें रैंडम नंबर्स कंप्यूटर में फीड कर दिए, रैंडम टेबल भी आती है बनी बनाई, उसमें से हमें 20 नंबर चाहिए, कोई से भी 20 नंबर सेलेक्ट कर लिए या कंप्यूटर को बोल दिया कि वी आई वांट 20 सैंपल्स. तो कंप्यूटर आपको वो 20 नंबर्स डिफरेंट नंबर्स को सेलेक्ट करके आपको दे देगा सैम्पलिंग के लिए. आजकल कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. लॉटरी मेथड आउटडेटेड हो गया है, बहुत कम लोग अब यूज़ करते हैं लॉटरी मेथड. ये एग्जांपल्स दिया हुआ है लॉटरी मेथड का कि एक एक शीट को ड्रॉ कर रहे हैं और वो टेबल है, सपोज रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. दैट नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं, उसके बेसिस पर आप एक एक नंबर चूज करके आप सैंपल्स को ले सकते हैं. एडवांटेज ऑफ सिंपल रैंडम नंबर्स: easy to analyze data, applicable to experimental medicine or clinical trials, required a complete population listing for effective sampling. बिना लिस्टिंग के आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हो, आपके पास इंटायर तक डाटा नहीं होगा, आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते सिंपल रैंडम मेथड. लो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, लार्ज रिस्क फॉर रैंडम एरर्स. सेकेंड मेथड है सिस्टमैटिक random sampling. The individuals are randomly chosen at regular intervals from the population systematically rather than randomly. The starting point being chosen at random, order all unit in the sample frame, then every nth number of the list is required. Suppose आपकी population 100 है, for example आपकी population जो भी स्टडी population है 100 है और we want 10 samples. इसका फॉर्मूला है K इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n. कैपिटल N इज दी पॉपुलेशन, स्मॉल n इज सैंपल साइज और K इज जो रेशियो है. तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो K क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. सपोज आप 20 सैंपल्स चाहिए तो K हो जाएगा 5. अब इसमें में क्या करते हैं, सपोज आपका फर्स्ट K इंटरवल आया कितना आया 10. तो फर्स्ट सैंपल हम कैसे निकालेंगे 1 to 10.
इसलिए नंबर चाहिए 1 to 10 सिंपल मेथड, सिंपल मेथड है लॉटरी सिस्टम में कोई, उससे उसमें से एक सैंपल निकालना। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर को सिंपल मेथड से एक नंबर कोई भी विड्रॉ करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल 8 आया, तो हमारा फर्स्ट सैंपल वी गॉट नंबर 8। सेकेंड सैंपल क्या जाएगा, जो क्लास इंटरवल है 10, 8 प्लस 10 18। सेकेंड इंटरवल, सेकेंड जो आपका सैंपल होगा 18, थर्ड इज 28, फोर्थ इज 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। इस तरीके से आपके 10 सैंपल ड्रॉ। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ये सब रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी ये मेथड पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग done in a heterogeneous population to assess the distribution of particular variables. Entire heterogeneous population is divided into a small homogeneous group called strata. Stratified random sampling, इसमें जो ग्रुप्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। Then from each stratum the required number of study subject is selected by the SRS simple random samples method से। The strata should be mutually exclusive. Suppose for example हम पेन के, हमारे पास पेन है, मतलब किसी आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पेन के पेशेंट हैं। पेन क्या हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। सपोज 200 पेशेंट हैं, वहाँ पर डाटा है 200 पेशेंट का, जिनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पेन है, किसी को माइल्ड है, किसी को मॉडरेट। उसमें जाके 20 सैंपल्स चाहिए। कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे आउट ऑफ 200 में से कितने माइल्ड के पेशेंट हैं, कितने मॉडरेट के हैं, कितने सीवियर के, कितने वेरी सीवियर के। वो तो 200 पेशेंट क्या होगा, हेटेरोजीनियस डाटा हो गया, तो इसमें अलग अलग पेन के पेशेंट हो गए, किसी को माइल्ड है, किसी को मॉडरेट है, वो इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में माइल्ड से अलग कर देंगे। 200 में से 50 पेशेंट माइल्ड के हो गए, 70 पेशेंट मॉडरेट हो गया, सीवियर में 30 पेशेंट हो गए, 50 वेरी सीवियर के पेशेंट हो गए। 200 डाटा हो गया। अब भी वो हमें कितने सैंपल चाहिए, 20। कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग ये, अब ऐसा तो नहीं कर सकते क्या माइल्ड से 20 पेशेंट लेंगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से हम कितने हो जाएंगे, 50 में 200 में से 50 है पेशेंट माइल्ड से, 20 पेशेंट चाहिए तो 5 पेशेंट हो जाएंगे प्रोपोर्शन के हिसाब से, माइल्ड से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस और नो बताओ। 50 पेशेंट अगर माइल्ड के है 200 में से और हमें 20 पेशेंट चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम मॉडरेट में भी सारे पेशेंट ले लेंगे, उसके हिसाब से निकालोगे। 50 कितने हो जाएंगे, 5 पेशेंट हो जाएंगे 200 में से, 20 सैंपल चाहिए तो 5 पेशेंट हो जाएंगे 50 में, 70 में से कितने हो जाएंगे, 7 पेशेंट। सिंपल सा हम लोग 7 पेशेंट हो जाएंगे, और उसके बाद कितने रह गए 30 में से कितने पेशेंट हो गए 3, और लास्ट में 50 अगेन 5, 50 में 20 पेशेंट हो गए, 20 सैंपल्स हो गए हमारा। क्लियर, समझ में आया भाई। प्रोपोर्शन के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि क्या प्रोपोर्शन है, क्या रेशियो है, उसकी बेसिस पर आप 20 सैंपल्स को 50 में 5 पेशेंट हो गए माइल्ड के, मॉडरेट के हमारे 7 पेशेंट हो गए, सीवियर के 3 पेशेंट हो गए, और वेरी सीवियर के 5 पेशेंट। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इस मेथड से की जाती है। It gives great accuracy, assured representation of all groups in the sample population. No subsample is less than 30 in size.
No such samples less than 30 in size. Clear? Characteristic of each stratum can be estimated and compare with. एक्चुअल में कभी भी आप सैम्पलिंग जब सैम्पल्स लेते हो कोई भी पॉपुलेशन का, यू रिक्वायर्ड मिनिमम सैम्पल साइज इज 30 फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. यू नीड मिनिमम 30 सैम्पल साइज. इससे कम अगर आप सैम्पल्स होंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा. मिनिमम सैम्पल साइज वी रिक्वायर्ड 30. मोर देन आप कुछ भी जा सकते हो, बट मिनिमम सैम्पल साइज फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 30 चाहिए हमें. Cluster sampling. Sampling techniques in which the entire population of interest is divided into group or cluster and a random sample of these cluster is selected. Each cluster must be mutually exclusive and together the cluster. अच्छा, वो लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें स्ट्रेटिफाइड में ये आपने ग्रुप में ये तो डिसाइड कर लिया कि ईच ग्रुप में से इसमें से 5 लेने, इसमें 7 लेने, इसमें 3. किस बेसिस पर लोगे? वहां पर अगेन यू यूज सिंपल रैंडम मेथड. पहले आपने स्ट्रेटिफाइड से उसको ग्रुपिंग की, देन सिंपल मेथड से आपने उसमें से हर ग्रुप में से 50 है, 50 में से 5 लेने हैं तो सिंपल मेथड से 5 सैंपल्स लिए. 70 है, उसमें से 7 सैंपल सिंपल रैंडम मेथड से चूज किए. Each cluster must be mutually exclusive and together the cluster must be divided. Must include the entire population. Each cluster are selected, then all units within the cluster are selected. No unit from non-selected cluster are included in the samples. ये cluster method WHO ने जब इन्होंने पोलियो के लिए स्टार्ट किया था ड्रॉप स्केल देने के लिए, इंडिया में पोलियो के ड्रॉप के लिए स्टार्ट किया था लार्ज स्केल पर, तो ये WHO ने क्लस्टर मेथड यूज किया था पोलियो ड्रॉप. जो वहाँ पर सैंपल में WHO ने जब प्लानिंग की थी यहाँ पर इंडिया में पोलियो ड्रॉप लाना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने लार्ज स्केल पर उन्होंने ये क्लस्टर सैंपलिंग मेथड यूज किया था. इसको हम बोलते हैं 20/7. आपको ज़्यादातर बुक्स में 20/7 मेथड मिल जाएगा. 20 का मतलब है कि इंटायर सपोज राजस्थान, सपोज हम सिंपल वे में समझते हैं, जयपुर है, जयपुर को हमने 20 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया. प्रताप नगर, सीतापुरा, मालवीय नगर, इस तरीके से जयपुर को हमने 20 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब ईच क्लस्टर की पॉपुलेशन है, उनको हम ऐड करेंगे. जब हम ईच क्लस्टर की पॉपुलेशन ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास इंटायर जयपुर की पॉपुलेशन मिल जाएगी. क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन करते जाएंगे तो सारी इंटायर पॉपुलेशन मिल जाएगी. अब हमको चाहिए क्या? ईच क्लस्टर में से 7 का मतलब है ईच क्लस्टर में से वी वांट ओनली 7 पॉपुलेशन. अब आपका ईच क्लस्टर हो गया, उसमें से सैम्पलिंग मेथड से. इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है. क्लस्टर सैम्पलिंग का ऐसा नहीं है कि हमारे 20 क्लस्टर्स बन गए, पॉपुलेशन होगी, उसमें जो फाइनल करके निकालेंगे. तो पूरा बाकायदा अलग मेथड से ऐड करना पड़ता है, सबसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, जैसे तब आपको ईच क्लस्टर के लिए सैम्पल मिल जाएगा. इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. ये है, सपोज ये आप समझ लो इंटायर पॉपुलेशन है. यहाँ पर हमने क्या किया, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में ग्रुप कर दिए. उसमें से फिर रैंडमली जब हमें 20 क्लस्टर्स हो गए, उसमें से कुछ क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट किया क्वेश्चन आना करके. अब इसमें से सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अगेन ईच क्लस्टर में से हमें 7 सैंपल चाहिए. ईच क्लस्टर में से 7 सैंपल.
ये टेबल बनी हुई है, इसको समझने में समझाऊं आप लोग को, समझना चाहोगे? सपोज ये क्या सब किया, फॉर्म फर्स्ट क्लस्टर। फर्स्ट क्लस्टर हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटायर पॉपुलेशन है क्यूमुलेटिव, उसको हम जो क्लस्टर है उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रैंडम मेथड से फर्स्ट क्लस्टर को फर्स्ट क्लस्टर लिखा ना, फर्स्ट क्लस्टर को चूज करेंगे। फर्स्ट क्लस्टर के बाद रैंडम स्टार्ट प्लस 1 इंटू सैम्पलिंग इंटरवल इक्वल टू सेकेंड क्लस्टर। यहाँ पर इंटायर पॉपुलेशन है 1,24,356 क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, और ये टोटल पॉपुलेशन आई कितनी, 358। इससे हम डिवाइड किया हमने तो 814 आया। उसके बाद सॉरी फर्स्ट जो क्लस्टर आएगा वो हमने रैंडम मेथड से सेलेक्ट किया, 814 आया। फिर उसके बाद सेकंड क्लस्टर में क्या जाएगा, 2794, दैट इज 814 प्लस 1980। 1980 क्या है आपका पॉपुलेशन है, उसको ऐड कर दिया, ऐड किया उसमें 814 है आपका, 814 प्लस ए बी की जो पॉपुलेशन है 1980 उसको ऐड किया तो हमारा कितना होगा 2794। दैट इज अवर फर्स्ट सैंपल। इसी तरीके से करके पूरा निकालेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ऐसा है कि मैक्सिमम से मिनिमम पर हम आ जाते हैं। मीन्स कंट्री लिया, कंट्री में कितने स्टेट्स है उनको सिंपल मेथड से चूज किया। सपोज हमारे 32 स्टेट्स है, 32 स्टेट में से वी वांट 5 सैंपल्स, तो 32 स्टेट में से हमने 5 सैंपल्स लिए सिंपल रैंडम मेथड से। अब वो स्टेट में सिटी हैं बहुत सारी, वी अगेन वांट 5 सिटीज इन ईच स्टेट, जो 5 स्टेट है वो 5 सिटीज में डिस्ट्रिक्ट पर आओगे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पर, ब्लॉक से विलेज, और विलेज में ये जाने के बाद विलेज में भी बहुत सारी पॉपुलेशन होगी। अगेन उसमें से हम और मिनिमाइज करेंगे, पर्टिकुलर एक सिंपल मेथड से एक पर्टिकुलर एरिया चूज करेंगे एंड देन विल टेक द सैंपल फ्रॉम देयर। इंडिया से लिया, इंडिया में 32 कंट्री स्टेट्स हैं, उसमें से सिटीज पर आया, सिटीज से डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से विलेजेस, विलेजेस से पॉपुलेशन। दैट इज योर फाइनल सैंपल। नाउ विल कम फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड फिनिश हो गया। नाउ विल कम फॉर द नॉन प्रोबेबिलिटी। In non-probability sampling, the opportunity for each case being determined from the entire population is unknown. The major problem with this method difficulty is generalizing the study sample to the whole population. Researchers should always try to avoid this sample method. जो भी रिसर्चर होता है वो अवॉइड करता है ये मेथड यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें बायस्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Method of non-probability sampling including convenience sampling, quota sampling, judgment sampling, snowball sampling and self-selection sampling। क्यों इसको कहा गया है कि सपोज कन्वीनियंस सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब है यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। सपोज आप जयपुर में स्टडी कर रहे हैं, आपने जयपुर में 4 मेडिकल कॉलेज है, आपने सोचा कि चारों, आपने जब प्लान बनाया तो चारों मेडिकल कॉलेज से हम 20 सैंपल्स लेंगे, लेकिन आपने मेथड कौन सा यूज किया, सुनना चाह रहे हो, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आप कहोगे उसके एसएमएस कॉलेज क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, किलोमीटर ट्रैवल करके आपका मैथड ये सबको अपने सैंपल से लेते हैं। हमारी कन्वीनियंस ये कोटा में आपने हिंदू मुस्लिम सिख, या आप कह सकते हो
SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी, कोटा सिस्टम हो गया। अब कोटा में इसमें 100 पॉपुलेशन है, इसको क्या पहले हमने सेग्रीगेट किया कि SC में कितने हैं, ST में कितने हैं, OBC में कितने हैं, जनरल में कितने लोग हैं, उसके सैंपल साइज लिए, उसका जनरलाइज किया, उसके बाद उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने ईच कोटा में से वो सैंपल क्या है वो आपकी मर्जी पर। सपोज मुझे ये स्टूडेंट बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, तो मैंने सैंपल में अपने इसको ले लिया। नॉन प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी हैविंग इक्वल चांस नहीं है। यहाँ आपके ऊपर है कि आपको कौन अपने सैंपल्स में चाहिए, वैदर वो यूजफुल है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायस होगा। बायस होने से क्या होगा, रिजल्ट आपका मिसलीड करेगा, उतना एक्यूरेट नहीं है। क्लियर तो समझ में आया एक बार। यही है कन्वीनियंस सैंपल्स में। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सेलेक्ट individuals who are easy to choose are likely to respond to the study. It is the least rigorous sampling method and may introduce bias as individuals self-selected to be part of the sample. Often used in exploratory research, and when time and resources are limited, result may not be generalizable in the entire population. It is a common method for selecting participants in a focus group discussion. कन्वीनियंस सैंपल हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो रिसर्च करते हैं, हम कई बार हम अपने रिसर्च में भी, इसमें अपने स्टार्टिंग में बोला था कि रिसर्च में नहीं लेते हैं, बहुत कम, बट हम लोग सम टाइम कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड भी लेते हैं। जब हमारे पास लोग नहीं मिलते हैं तो अपनी ईजी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोगों को अपने रिसर्च में ले लेते हैं। जजमेंट सैंपल, ये हमारे ऊपर जजमेंट है कि हमको किसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, वही है जजमेंट सैंपल। जजमेंट द रिसर्चर सेलेक्ट ए सैंपल डेलिबरेटली और पर्पसली बायस्ड ऑन हिज और हर जजमेंट। क्लियर? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्नोबॉल मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सैंपल मेथड है, स्नोबॉल मेथड है। क्यों है कि बहुत सारी डिजीज होती है जो रेयर डिजीज होती है रेयर डिजीज। अब रेयर डिजीज अगर है तो उसके लिए आप सैंपल कहाँ से लाओगे? पेशेंट बहुत कम मिलेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जब स्टार्ट हुआ HIV पॉजिटिव, तो उस वक्त लोग सामने ओपन नहीं कर सकता था कि किसको HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो वो उस केस में अगर हमको कोई रिसर्च करना है तो हमें 15% लोग ही नहीं रहेंगे HIV पॉजिटिव। उससे क्या हो जाता है कि या मैं ड्रग्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ड्रग्स को लेता है ओपनली आपको नहीं पता कि ड्रग्स कौन लेता है। हाँ, उन्हीं को पता चलता है कि जो दूसरा भी व्यक्ति ड्रग्स लेता है वो, तो क्या वो एक से दो कनेक्ट हुए, मैं ड्रग्स लेता हूँ और जो ड्रग्स लेता है उससे चेन बनी, फिर 2 से 4 लोग, 4 से 5, इस तरीके से आपका जो सैंपल साइज है वही चीज दिखाई। देखो एक था, बढ़ते बढ़ते इसके सैंपल्स हो गए, इसको हम बोलते हैं चेन मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इन केस ऑफ रेयर सैंपलिंग। कोटा सैम्पलिंग, मैं कोटा सैम्पलिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिंदू मुस्लिम से SC, ST, OBC, जनरल आपको कैटेगरीज है, उससे आप सैम्पलिंग मेथड कर सकते हो। सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग, इट ऑकर्स व्हेन यू अलाउ ईच केसेस वाइंड अप कर दे। सुनाई दे रहा है आप लोग को इतनी शोर में सुनाई दे रहा है? अभी चुप हो गए, वैसे सुनाई दे रहा था। It occurs when you allow each case, usually individual, to identify their desire to take part in research. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद सामने से आके वॉलंटियर करते हैं कि मेरे को आप अपने स्टडी में ले लीजिए या अपनी टीम में ले लीजिए या मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने दीजिए।
ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन में ना खुद आके मैंने ऑफर किया कि आई यू टेक मी, ये। इसके बाद आ जाता है सैंपल साइज कैलकुलेशन स्टॉप, जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग मेथड ओवर हो गया। ठीक है, सैंपल साइज कैलकुलेशन का एक जनरल फॉर्मूला है 4PQ/E²। वैसे हर स्टडी के लिए अलग अलग सैंपल साइज फॉर्मूला होता है, बट अगर जनरल आपको पता करना है तो सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है 4PQ/E²। P इज योर प्रिवलेंस, Q इज 1 - P, E इज योर एरर। कोई भी स्टडी 100% परफेक्ट नहीं होती है। एवरी स्टडी कोई भी स्टडी करोगे 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर के चांसेस होते हैं।